हेलो स्टूडेंट्स, वेरिटास पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। साइंस के चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम के बारे में, जो कि हमारे बायोलॉजी का चैप्टर है। जैसा कि आपको पता ही है कि 10th क्लास के अंदर जो साइंस है, उस साइंस को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 5 यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में अपन इसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके बारे में। तो पहले अपन थोड़ा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई टॉपिक के बारे में क्या है। कि सबसे पहली बात आती है अपने जीव प्रक्रम के बारे में। सबसे पहली बात अपन बात करते हैं जीव प्रक्रम कि भाई जीव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। कि जीव का मतलब होता है सजीव। जीव का मतलब क्या होता है? सजीव। ये तो सभी को पता है कि हाँ भाई सजीव। जीव का मतलब होता है सजीव यानी कि लिविंग, जिसको हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। अब ये हो गया आपका प्रक्रम यानी कि प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जितने भी सजीव हैं इस पूरी अर्थ के ऊपर, जितने भी सजीव हैं, तो सजीवों में संपन्न होने वाले ऐसे प्रक्रम जिससे वो जीवित रह सकते हैं, तो उनको जीवित रखने के लिए या उनके शरीर की रक्षा करने के लिए संपन्न होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं, उन सभी प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम। जैसे एक अपन बात करते हैं, पहली बात, सबसे पहली बात करते हैं अपन जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन जैसे श्वसन की। तीसरी बात अपन बात करते हैं जैसे उत्सर्जन की, ठीक है। चौथी बात अपन करते हैं जैसे परिवहन की। तो जो सजीव हैं, सजीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की भी आवश्यकता पड़ती है कि भी खाना खाना जरूरी है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। प्लस जब खाना खाएंगे तो उनके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को अपना काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोषण करना पड़ेगा। पोषण करने के बाद में जो भी हम खाना खाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। खाना खाने के बाद में उसको, वो जो खाना हम खाते हैं शरीर के अंदर, वो शरीर में किस प्रकार क्रिया करता है, ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, वो सारा जो प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आता है, पोषण के अंदर आता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो भी हम खाना करते हैं, भाई ऊर्जा का निर्माण होता कैसे? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं श्वसन, रेस्पायरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। अब अपन ने जो भी हमने खाना खाया है उससे ऊर्जा का निर्माण हुआ है, या शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर के अंगों को ऊर्जा देने के लिए, शरीर के अंगों का विकास करने के लिए, ये शरीर के प्रत्येक सेल्स तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रम होता है जो प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाता है। जो भी हमने पोषण किया है उस पोषण में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, इनको बॉडी के प्रत्येक सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सर्कुलेशन। तो परिवहन का काम करता है ब्लड। परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसी प्रकार अब जो भी हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं सारी, जैसे पोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, परिवहन, इस सभी प्रोसेस जो संपन्न होते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रिया का मतलब शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे नए पदार्थ बनते हैं, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे कुछ पदार्थ टूटते हैं। तो टूटना और बनना यानी कि उपचय और अपचय। उपचय का मतलब होता है कोई पदार्थ बन रहा है तो वो हो गया उपचय, और अगर मान लो कोई पदार्थ अपघटित हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम अपचय। दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम? उपापचय, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होने के बाद में शरीर में कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं। शरीर में कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक शरीर में प्रोसेस संपन्न होता है जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। जिसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सारा प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। कोई भी सजीव है, उस सजीव को अगर जिंदा रहना है यानी कि जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए सारे जो प्रक्रम होते हैं सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसी प्रकार अपन देखो आगे बात करते हैं इसमें जैव प्रक्रम, ठीक है। आगे देखिए इसमें
ठीक है, अपन देखते हैं, देखो जैव प्रक्रम के बारे में, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है आपके, जैसे आपने इसके अंदर दे रखा है यहाँ पे कि वे जैव प्रक्रम, यहाँ दिया हुआ है देखो कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब शरीर में रक्षा करना, यानी कि शरीर को जीवित रखना, जैसे हार्ट की सुरक्षा करना है, लीवर की सुरक्षा करना है, ब्रेन की सुरक्षा करना है, शरीर के सारे अंगों की सुरक्षा रखना है, उनको कंटिन्यू चलते रहना है, काम करते रहना है। तो काम करते रहने के लिए हमें उनको निरंतर क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी उनको कार्य करवाने के लिए। तो ये प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, ये सभी प्रक्रम मिल करके क्या करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे अपन सबसे पहले प्रक्रम की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रक्रम आता है अपने, जिसको अपन कहते हैं पोषण। पोषण यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब क्या होता है कि हम शरीर में जो भी खाना खाते हैं, जो भी सजीव जो हैं जो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में उस जो भी हम खाना शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस खाने का शरीर के अंदर क्या क्रियाएं होती हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर, जैसे अपन पोषण की बात करते हैं भाई, देखो कि पोषण, तो हर सजीव में, संसार में बहुत सारे सजीव हैं, तो सजीवों के अंदर पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं। हर सभी सजीव एक तरीके से पोषण नहीं करते, पोषण करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करते हैं भाई पोषण, तो पोषण की मूल रूप से दो मुख्य मेथड होती हैं, जिसको अपन बात कर रहे हैं कि भाई एक तो होती है स्वपोषी पोषण, एक को तो हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी। दूसरे को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं वैसे स्वपोषी। स्वपोषी का स्व का मतलब ऑटोट्रोप्स, और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रोप्स, और इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोट्रोप्स, यानी कि ऑटो का मतलब अपने आप खाना बनाने वाले। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, खाना अपने आप बनाने वाले। तो अपने आप कौन बनाता है, अपने आप खाना कौन बनाता है, हरे पौधे। अपने आप खाना बनाने वाले कौन है, हरे पौधे। अब हरे पौधे जो खाना बनाएंगे, वो खाना किस प्रकार बनाएंगे, हरे पौधे खाना बनाने का टेक्निक क्या है, हरे पौधे जो खाना बनाएंगे, तो इधर देखिए आप इसके अंदर हरे पौधे खाना बनाएंगे, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा वो खाना अपना स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं किसके द्वारा बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे। किसकी उपस्थिति में बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक प्रक्रिया संपन्न करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब ये प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, उन हरे पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है कि जितने भी पादपों के अंदर जो हरा रंग होता है, वो हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल नाम का एक क्या होता है, पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट क्या काम करता है, उस पिगमेंट की ये खासियत होती है कि भाई उसके अंदर, उस क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को संपन्न करता है। वो क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न किसकी उपस्थिति में होती है, उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। तो अपन उस क्लोरोफिल के बारे में अपन बात करेंगे कि भी ज़्यादातर अधिकतर जो क्लोरोफिल आपको मिलेगा वो पादपों की लीफ्स में मिलेगा, यानी कि पादपों की पत्तियों के अंदर मिलता है, पादपों की पत्तियों के अंदर मिलता है। तो कोई भी सजीव है वो अपना भोजन किस प्रकार करते हैं, तो उसमें सबसे पहला अपन प्रोसेस पढ़ेंगे, पादपों के अंदर भोजन किस प्रकार होता है। तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है कि सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। अब इसकी आपूर्ति वो कैसे करेगा, भिन्न विधि से। जैसे मैंने आपको बता दिया, पीछे आपको बताया कि दो विधि है, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये जीव स्वपोषी होते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब ये वातावरण से क्या ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को ग्रहण करके ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को
संपन्न करेंगे। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो संपन्न होकर के किसका निर्माण करते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसे शर्करा रूपी भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ये। ठीक है, तो अपन अभी उसी के बारे में बात करेंगे। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि पादपों के अंदर जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर सबसे अधिक क्लोरोफिल होता है। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल सबसे अधिक क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। हरी पत्तियां जो हैं उन्हीं के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे एक देखो डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डायग्राम है किसका, एक पत्ती की टीएस का है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का है। किसका है, अनुप्रस्थ काट का है। देखो इसके अंदर दिया हुआ है, देखो सबसे पहले मध्य शिरा। तो मध्य शिरा का मतलब क्या होता है कि कोई भी लीफ होती है, जैसे ये अपन एक लीफ के बारे में बात कर लेते हैं। उस लीफ के अंदर ये जो एक आपको ये दिख रहा है, ये तो होती है इसकी मध्य शिरा, ये तो होती है इसकी क्या, मध्य शिरा। फिर इसके अंदर ये जो होती हैं इनको बोलते हैं शिराएं। इनको क्या बोलते हैं, पत्ती की शिराएं, इनको बोलेंगे पत्ती की शिराएं। फिर इनसे और छोटी छोटी ये निकलती हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन, शिरिकाएं। इनको क्या बोलेंगे अपन, शिरिकाएं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, शिरिकाएं। अब इन शिराओं का संपर्क, यानी कि शिराएं जो होती हैं, ये शिराएं जुड़ी हुई होती हैं टहनी से। ठीक है, टहनी यानी कि तने से जुड़ी हुई होती हैं, और तना जुड़ा होता है पादप के नीचे भूमिगत भाग जो होता है जड़ से। तो जड़ों से और पादपों की पत्तियों तक संवहन उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, संवहन उत्तक। ठीक है, पादपों की पत्तियों, जड़ों से लेकर के पादपों की पत्तियों तक क्या होते हैं, संवहन उत्तक होते हैं। अब संवहन उत्तक की बात करें, संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं, तो आप 9th क्लास के अंदर जैसा आपने पढ़ा होगा कि संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक जाइलम होता है और एक क्या होता है, फ्लोएम। एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जैसा इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसा आपको इसके अंदर दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर देखो मध्य शिरा। पहली बात क्या है इसके अंदर, अपन ने क्या देख रहे हैं, अपन मध्य शिरा। क्या देख रहे हैं अपन, मध्य शिरा। ठीक है, पर्णपटल और शिरा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये तो मध्य शिरा हो गई, शिराओं से, मध्य शिरा से क्या जुड़ती है, शिरा। इनका संपर्क किससे होता है, फ्लोएम और जाइलम से। किससे होता है, फ्लोएम और जाइलम। इन दोनों को क्या कहते हैं, संवहन बंडल। क्या कहते हैं इन दोनों को, संवहन बंडल। ठीक है, अब जो भी पत्ती होती है उस पत्ती के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है ऊपरी भाग और एक होता है निचला भाग। एक तो होता है ऊपरी भाग और एक होता है निचला। ये देखो आपके सामने दिखाया हुआ, ऊपरी सतह होती है एक तो, और एक होती है निचली सतह। और उसके अंदर जो होता है, ये बीच का जो भाग दिख रहा है आपको, ये सारा कहलाता है पर्ण मध्योतक। ये सब जो है वो क्या कहलाता है, मीजोफिल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पर्ण मध्योतक। इसके अंदर आपको ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हरित लवक। इनको क्या बोलते हैं, हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको हरे रंग का जो वर्णक मिलता है उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, इसी क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में इस हरित लवक में एक महत्वपूर्ण रिएक्शन जो पादपों में स्वपोषी भोजन के समय संपन्न होती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण। वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, जो किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो आगे देखते हैं, अपन बात करते हैं कि भाई पत्ती के अनुप्रस्थ काट के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसके अंदर सबसे मुख्य भाग क्या होता है, हरित लवक। सबसे मुख्य भाग क्या होता है, हरित लवक। और इसी हरित लवक के अंदर महत्वपूर्ण क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। अब अपन इसकी रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसकी रिएक्शन क्या होती है। देखिए नीचे रिएक्शन है इसकी, ये रिएक्शन आपके सामने है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। रिएक्शन क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ये तो समझ में आ गया कि ऊपर दिया हुआ देखो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पादपों की पत्तियों के हरित लवक में क्या पाया जाता है, हरे रंग का जो पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट है, उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल, है ना, पादपों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है यानी कि जो पर्णहरित होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा ये, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा, अब आप देख लो क्लोरोफिल का कितना अहम रोल है इसके अंदर, कि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करेगा, सूर्य का प्रकाश अवशोषित किए बिना ये रिएक्शन संपन्न
नहीं होती है। तो क्लोरोफिल इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित करेगा। प्लस वातावरण से क्या ग्रहण की जाएगी, CO2। क्या ग्रहण की जाएगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण से क्या ग्रहण की जाएगी, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस पादपों की जो जड़ें होंगी वो मृदा से क्या अवशोषित करेंगी, जल। क्या अवशोषित करेंगी, जल अवशोषित करेंगे। ठीक है, तो ये तो एनवायरमेंट से आ जाएगा, वातावरण से आ जाएगा, और पादपों की जड़ों से क्या अवशोषित होगा, जल। ये जल जो होगा वो जाइलम की सहायता से कहाँ आएगा, पत्तियों की शिराओं में। कहाँ आता है, पत्तियों की शिराओं में। और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया गया है। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है, कुछ समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ठीक है, और जल की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न करता है। क्या संपन्न करता है, जल की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न करके क्या करता है, जल का अपघटन करता है। क्या करता है, जल का अपघटन। और जल का अपघटन करेगा तो किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का। किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का। ये ध्यान रखना कि जल के दो अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अपघटित होते हैं तो 4H+ और +4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और +1 ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। कितना ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, 1 ऑक्सीजन का अणु बनाएंगे। अब ये 1 ऑक्सीजन का अणु 2 जल के अणुओं से बन रहा है, तो 6 ऑक्सीजन के अणु बनाने के लिए कितने जल के अणु की आवश्यकता पड़ रही है, 12 की। पड़ जाएगी 12 की। तो इस प्रकार जब 12 जल के अणुओं का अपघटन करते हैं तो 24 हाइड्रोजन मुक्त होती है और 24 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। प्लस CO2 का क्या होता है, CO2 जो होती है वो अपचयित होती है। CO2 अपचयित होकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। क्या बनाएगी, ग्लूकोज। और जल जो होगा वो ऑक्सीकृत होकर, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकृत होकर क्या किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का। किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का। और ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का। इस ऊर्जा का उपयोग होता है, इस ऊर्जा का उपयोग हम CO2 को अपचयित करने में करते हैं। CO2 को अपचयित। अब CO2 का अपचयन होगा तो किसका निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का। किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। जैसे अपन ने इसमें 10 क्लास, हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल से 10 क्लास के अंदर नहीं है, आप 11 क्लास में बायो में आप पढ़ोगे डिटेल से कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी संपन्न प्रोसेस पूरा कैसे है। उसमें प्रकाश फास्फोरिलीकरण रिएक्शन होती है, C3C4 रिएक्शन संपन्न होती हैं, उनके द्वारा होता है। लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आगे आप कि इसमें आपके 3 चरण दिए हुए हैं। इसमें आपके 3 चरण दिए हुए हैं कि भाई देखो 3 चरण किस प्रकार है, जो मैंने आपको बताया कि प्रकाश, इस आधार पे अपन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। भाई डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन कि क्लोरोफिल यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के हरे भाग यानी कि हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा द्वारा अवशोषित जल को शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्यों अभी, क्योंकि प्रकाश को ग्रहण किया है और संश्लेषण किसका किया, ग्लूकोज का। तो इसलिए O2 तो क्या होती है, मुक्त होती है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है, कुछ ग्लूकोज तो पादपों में काम में आ जाता है और कुछ ग्लूकोज जो होता है वो संचित होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी होता है। अब हमारे शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा, कुछ तो ऊर्जा हमारे शरीर के कार्यों के लिए काम में आ जाती है और कुछ ऊर्जा जो होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में सेव होती है। मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर वो ग्लाइकोजन के अंदर सेव होती है। तो अपन बात कर रहे हैं कि पहला चरण क्या है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मैंने आपको जैसा बताया कि क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ठीक है, अवशोषित कर लेगा, मतलब उसको अवशोषित करके और इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और इनका उपयोग करते हैं, यानी कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और प्रकाश की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। दूसरी बात, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब जो प्रकाश ऊर्जा ग्रहण की है किसने, क्लोरोफिल ने, उसको वो किस में रूपांतरित करेगा, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। किसमें, और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। अब जल जो अणु है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे, जैसे एक तो इसमें अपघटन हो गया और प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे जल में है ना हाइड्रोजन, और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। अब तीसरा चरण, अब अपघटन होने पर क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है।
स्वांगीकरण ऊर्जा बोलते हैं उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्वांगीकरण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि उसको अपचायक एनर्जी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अपचायक एनर्जी, यानी कि अपचायक है इसका मतलब क्या करवाएगी? ये कार्बोहाइड्रेट का अपचयन करवाएगी। तो यहाँ नीचे देखो कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाएगी? अपचयन करवाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए ये आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। अब इसमें ये नहीं है कि ये चरण तत्काल, ये जो तीनों चरण हैं इनमें एक के बाद दूसरा चरण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनमें रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वो मरुद्भिद पादप जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्यों करते हैं? अब इसका भी कारण है। इसका कारण ये होता है कि मरुद्भिद आवास जो होता है उनमें दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो दिन में तापमान ज़्यादा होता है, इस कारण पादपों की पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उनकी पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र यानी कि रंध्र जो होते हैं वो बंद रहते हैं। बाकी अधिकांश पादप जो होते हैं उनमें दिन के समय रंध्र खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। बल्कि जबकि जीरोफाइट्स जो होते हैं यानी कि मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनमें रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। तो ये रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। ये दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को लेते हैं। बाकी अधिकांश जो पादप हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? दिन में ही उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो सभी में क्या होता है कि जो चरण हैं वो तत्काल एक के बाद ये स्टेप वाइज है, एक के बाद दूसरा तत्काल नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मरुद्भिद पादपों में थोड़ा सा अलग होता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अगले पेज के अंदर। आगे चलिए, ये देखिए आप, यहां अपन बात करते हैं, देखो इसके अंदर कि ये एक क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप के अंदर क्या है? इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जैसे जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनती है वो ग्लूकोज के रूप में सेव नहीं होती है। वो किसके रूप में? वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। वो पादपों की पत्तियों में, जिसको हम हिंदी में मंड बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। भाई मंड के रूप में वो संचित होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रयोग दिया हुआ है। आगे देखिए इसके बारे में। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? रंध्र। पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? रंध्र, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनका काम, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। अब रंध्र जो होते हैं वो अधिकांश पादपों के अंदर क्या होते हैं कि रंध्र दिन में तो खुलते हैं और रात में रंध्र बंद हो जाते हैं। दिन में खुलते हैं और रात में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है। रंध्रों का खुलना और बंद होना ये किस पे निर्भर करता है? ये गार्ड सेल्स पे निर्भर करता है, यानी कि द्वार कोशिकाओं पर। किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका। ये द्वार कोशिकाएं दिन में रंध्रों को खोल देती हैं। ठीक है। इनमें जल प्रवेश करता है, यानी कि जो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से ये रंध्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार रात में ये रंध्र बंद हो जाते हैं। जब दिन में ये रंध्र खुलते हैं तो ये एनवायरनमेंट से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन का जो निष्कासन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के बाद में उस ऑक्सीजन का निष्कासन किसकी सहायता से होता है? इन रंध्रों की सहायता से ही बाहर हो जाता है। इसी प्रकार रात में रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे अपन ने दिया है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? अब ये प्राप्त करते हैं रंध्रों की सहायता से। बता दिया, सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है। गैसों का आदान प्रदान का मतलब, जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्रकाश संश्लेषण के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान हो गया। भाई गैस ग्रहण कौन सी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर कौन सी निकली? ऑक्सीजन। अब ये जानना भी आवश्यक है, गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। ठीक है। इन रंध्रों में से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अब ये भी ध्यान रखना कि इन गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ से तो नहीं होता है, तने और पत्तियों की सहायता से, तने की सहायता से जरूर हो सकता है। सबसे अधिकांश होता है पत्तियों की सहायता से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करने वाला भाग कौन सा है? पादपों में पत्तियां होती हैं। सबसे ज्यादा पर्णहरित होता है किसमें है? पत्तियों में होता है, तने में नहीं होता। बहुत कुछ एक पादप ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है? पौधे का तना हरा होता है और वो तने जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। कुछ जीरोफाइट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसी प्रकार और अन्य जो पादप हैं उनके अंदर भी लेते हैं। इसी प्रकार रंध्रों का और क्या काम है? भाई रंध्रों का एक काम ये भी होता है कि पादपों की पत्तियों के अंदर कुछ जल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग ले लेता है, लेकिन उसके बाद में भी अनावश्यक कुछ जल बचता है। ठीक है। कुछ जल
बचता है, तो वो जल जो होता है वो वो जो जल जो होता है वो तापमान अधिक होने की उपस्थिति में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब तापमान बढ़ता है, तो धीरे धीरे जब तापमान बढ़ता है तो जो अनावश्यक पादपों की पत्तियों में जल होता है, वो जल जो होता है वो सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर आ जाता है, रंध्रों द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, रंध्रों द्वारा बाहर आकर के बूंदों के रूप में दिखाई देता है। अब अगर मान लो तापमान कम होता है, जैसे सर्दियों के अंदर बूंदों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, ज्यादा ठंड होती है तो वो बूंदें जम जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल ठंड होती है तो पानी जो होता है वो बूंदों के रूप में दिखाई देता है। अब वो जो पानी बूंदों के रूप में दिखाई देता है, उस पानी को हम उस को बोलते हैं हम बिंदु स्त्राव, यानी कि पानी जो होता है वो बूंदों के रूप में बाहर निकल रहा है, तो उसको बिंदु स्त्राव कहते हैं। अब थोड़ा तापमान अधिक होता है, यानी कि थोड़ा सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे तेज होता रहता है, उसकी तीव्रता तेज होती रहती है, तो वो पानी जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब जो ये पानी वाष्पीकृत होकर के निकल रहा है, इस क्रिया को बोलते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या कहते हैं? रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। ये भी ध्यान रखना, पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अब देखो, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। अगर मान लो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, यानी कि CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। और छिद्रों का खुलना और बंद होना अभी मैंने बताया कौन सी कोशिकाओं पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर प्रवेश करता है तो वो फूल जाती हैं, और फूलती हैं तो रंध्रों का छिद्र खुल जाता है, और जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो सिकुड़ती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। समझ गए बात को? इसी प्रकार अगले पेज में चलते हैं अपन। दूसरा, अब पोषण के बारे में अपन ने बात की थी कि भाई ये तो था पूरा का पूरा प्रोसेस किसके बारे में था? स्वपोषी पोषण के बारे में। किसके बारे में था? स्वपोषी पोषण के बारे में। देखिए, तो आगे देखो, अब हम इसमें चर्चा कर चुके हैं स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं ना। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं? जड़ों द्वारा उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ये सब खनिज तत्व होते हैं, ये सब पादपों के लिए अनिवार्य होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो एक आवश्यक तत्व होता है। जो मृदा होती है वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलती है, और फिर मृदा जो होती है वो नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। इसका उपयोग प्रोटीन बनाने में, इसका उपयोग किसमें होता है? प्रोटीन। जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तीन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। लेकिन नाइट्रोजन केवल किस में होता है? प्रोटीन में। इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इन्हें कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिनमें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया अभी पीछे, जैसे अब बात अपन करते हैं जैसे पोषण के अंदर अपन ने सबसे पहले किसकी बात कर ली? अपन ने स्वपोषी पोषण की। तो स्वपोषी पोषण के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो किसके अंदर संपन्न होता है? हरे पादपों में संपन्न होता है, और वो अपने भोजन की पूर्ति किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा संपन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अब दूसरी बात आती है हेट्रोट्रोप्स यानी कि विषमपोषी पोषण की। किसकी बात आती है? विषमपोषी पोषण की बात आती है। अपन किसकी बात करते हैं कि भाई विषमपोषी पोषण क्या होता है? ठीक है, विषमपोषी पोषण की बात करते हैं तो थोड़ा आपको सिर्फ प्रारूप बता देता हूं, बाकी आप अगली वीडियो में अपन इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे। भाई विषमपोषी पोषण का मतलब हो गया कि जो ऐसा पोषण जिसमें कोई भी सजीव है अपना पोषण प्राप्त करने के लिए
दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अब जैसे इसके अंदर जो है स्वपोषी जो थे वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किससे, सनलाइट से अपने आप बना रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन विषमपोषी पोषण जो होता है, उनमें जो जीव होते हैं जो विषमपोषी पोषण करते हैं, ये जीव जो होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं एक परजीवी, परजीवी की बात करते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं परभक्षी, तीसरा अपन बात करते हैं मृतजीवी, ये तीनों क्या है, विषमपोषी पोषण प्राप्त करते हैं ना। तो परजीवी यानी कि अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं। जैसे अपन एक बात करते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, जैसे एक मच्छर है, क्या करता है, मनुष्य की त्वचा पर बैठता है, रक्त चूसता है, तो क्या हो गया, मच्छर क्या हो गया, परजीवी। अपना पोषण कहां से प्राप्त कर रहा है, मनुष्य की त्वचा पे बैठ करके और रक्त चूस करके, ठीक है, मादा मच्छर। नर मच्छर जो होता है वो पादपों के फूलों पे बैठ करके और फूलों का रस ग्रहण करता है, और इस प्रकार वो अपना पोषण ग्रहण करता है। परभक्षी की बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं परभक्षी, जैसे शेर होता है, पोषण अपने आप तो कर नहीं सकता, ये भोजन के लिए किस पे निर्भर रहेगा, शाकाहारी पे निर्भर रहेगा। किस पे निर्भर रहेगा, जैसे हिरण है, ठीक है, हिरण है, जेब्रा है, इनसे अपना भोजन ग्रहण करता है। गाय है, बकरी, इनसे अपना भोजन ग्रहण करता है। इसी प्रकार मृतजीवी, अब मृतजीवी भी जो होंगे वो भी अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहेंगे। कैसे, ये मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे कोई भी सूक्ष्म यानी कि कोई भी पादप है, जंतु है, अगर वो मर जाते हैं तो मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करने वाले कौन होते हैं, मृतजीवी। यानी कि ये सभी जो हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे यानी कि अन्य किसी जीव पे निर्भर रह रहे हैं। तो अपना पोषण किससे प्राप्त कर रहे हैं, ये अन्य किसी जीव पे निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। और उनके ऐसे पोषण की विधि को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण, ठीक है। कल अपन विषमपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे, और विषमपोषी पोषण के अंदर अपन ये बात करेंगे कि भाई विषमपोषी पोषण, जब हम पोषण ग्रहण कर लेते हैं तो शरीर के अंदर उन पोषक पदार्थों को सरल टुकड़ों में तोड़ना होता है, उसके बाद ही हम ऊर्जा और शरीर के कोशिकाओं का निर्माण कर पाते हैं, शरीर की मांसपेशियों का निर्माण कर पाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो कहलाता है पाचन, है ना। पाचन के बारे में अपन बात करेंगे, तो इसमें आपके सिलेबस के अंदर मानव में पाचन दिया हुआ है, तो अपन मानव के पाचन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। इतना आप याद कीजिए।